12 अगस्त 1997 की सुबह करीब 10 बजे गुलशन कुमार अपनी मरून रंग की कार से मुंबई में मौजूद एक शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए निकलते हैं। कुछ साल पहले उन्होंने ही इस मंदिर को रेनोवेट करवाया था और जब भी वो मुंबई में होते थे तो सुबह और शाम इस शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर जाते थे। लेकिन आज गुलशन कुमार इस बात से अनजान थे कि पिछले कुछ दिनों से कुछ और लोग भी हैं जो उनकी रेकी कर रहे हैं और आज भी 3 लोग शिव मंदिर के पास मौजूद शिवा हेयर कटिंग सैलून में बैठकर गुलशन कुमार का इंतजार कर रहे थे। अपनी कार को सड़क के पास पार्क करके गुलशन कुमार स्लम वाली उस गली में घुसते हैं जहां शिव मंदिर मौजूद था और लगभग 15 मिनट पूजा करने के बाद जब वो वापस आते हैं तो गुलशन कुमार अपनी कार का दरवाजा खोलने ही वाले थे, तभी एक आदमी अचानक से आता है और गुलशन कुमार की कनपट्टी पर बंदूक सटा देता है। घबराए गुलशन कुमार पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो। लंबे बालों वाला वो आदमी कहता है कि बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर करना। इतने में गुलशन कुमार कुछ समझ पाते कि हमलावर ने अपनी पिस्टल से ट्रिगर दबा दिया और गोली गुलशन कुमार के माथे को छूते हुए निकल गई। पूजा की थाली और प्रसाद जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद 3 गोलियां चलती है और गुलशन कुमार जमीन पर घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी भी उनकी जान बचाने की कोशिश लगातार चल रही थी। वो रेंगते हुए झोपड़ी के पास घुसने की कोशिश करते हैं पर वहां खड़ी औरत दरवाजा बंद कर देती है। उस आदमी के लिए हर दरवाजा बंद था जिसने जिंदगी भर दूसरों के लिए रास्ते खोले थे। अब अपने मालिक को लहूलुहान देखकर ड्राइवर रूपलाल सरोज हमलावरों के पीछे दौड़ता है और बंदूकधारियों पर कलश फेंक कर मारता है, लेकिन हमलावरों ने रूपलाल के पैर पे 2 गोलियां मार दी जिससे वो घायल हो जाता है। इधर लड़खड़ाते हुए रेंगते हुए गुलशन कुमार एक पब्लिक बाथरूम के पास पहुंचते हैं जहां पर तीसरा हमलावर भी आ जाता है और अब गुलशन कुमार पर गोलियां बरसानी शुरू कर देता है। इस तरह हमलावरों ने गुलशन कुमार के शरीर में कुल 16 गोलियां दागी। गुलशन कुमार बाथरूम की दीवार के सहारे जमीन पर गिरे हुए थे, जिस दीवार पर देवी अम्बा की तस्वीर की टाइल लगी हुई थी। वो आदमी जिसने जीवन भर माँ अम्बा के लिए अमर गीत गाए, वो देवी के चरणों में ही अपना दम तोड़ देता है। तो ये कहानी है भारत के सबसे बड़े म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया पर क्राइम किस्सा। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा। दिल्ली का दरियागंज इलाका, जहां 5 मई 1956 को एक छोटे से पंजाबी परिवार में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था गुलशन कुमार दुआ। उसके पिता चंद्रभान दुआ, जो 1947 के बंटवारे की तबाही झेलकर पाकिस्तान के पंजाब से भागकर दिल्ली आए थे। घर चलाने के लिए उन्होंने एक छोटी सी जूस की दुकान खोली और उसी दुकान पर गुलशन बचपन से काम करते थे, लेकिन उनका दिल हमेशा संगीत में लगा रहता था। वो घंटों तक कैसेट सुनते थे, गाने गुनगुनाते रहते थे। इन सब के बाद उसके पिता ने जब अपने बेटे के अंदर ये जुनून देखा तो उन्होंने उसके लिए एक छोटी म्यूजिक रिकॉर्ड और कैसेट की दुकान खुलवा दी और वहीं से गुलशन कुमार के दिमाग में वो सवाल पूछा जिसने पूरे भारत के संगीत इंडस्ट्री को बदल दिया। वो सवाल था कि अगर यही संगीत आधी कीमत पर मिले तो क्या होगा। उस जमाने में 1970 के दशक में भारत में म्यूजिक इंडस्ट्री पर GCI यानी ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया और पॉलीडोर जैसी बड़े लेबल्स का राज था। एक कैसेट जो डिस्ट्रीब्यूटर को 19 रुपए में मिलती थी, वो आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते 50 से 60 रुपए की हो जाती थी। LP रिकॉर्ड और भी महंगे थे और इनके स्टोर सभी बड़े शहरों में थे। यानी संगीत सिर्फ अमीरों और अपर मिडिल क्लास लोगों का शौक था। गांव वाले, कस्बे वाले, मजदूर, किसान, इन सबके लिए लता मंगेशकर की आवाज एक सपने की तरह थी, जो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। गुलशन कुमार ने इसी सपने को पूरा करने की ठानी और नोएडा में सुपर कैसेट नाम की एक कंपनी शुरू की। शुरुआत में पैसे नहीं थे तो बड़े कलाकार भी नहीं थे, तो पहले उन्होंने कॉपीराइट कानून में जो खाली हिस्सा था उसका फायदा उठाया और मशहूर गानों की लोकल गायकों से गवाकर कैसेट को वो छोटे साइज में कवर सॉन्ग लिखकर बाजार में उतारा और कीमत रखी मात्र 8 रुपए। जो कैसेट 60 रुपए में बिकती थी उसको 8 रुपए में बेचना शुरू किया। पूरा का पूरा बाजार ही हिल गया, पर वही दूसरी तरफ जनता ने इसे खूब खरीदा क्योंकि इस वजह से गांव का किसान भी अब लता मंगेशकर को सुन सकता था। फिर गुलशन कुमार ने भक्ति संगीत में कदम रखा और यही वो जगह थी जहां उन्होंने इतिहास रच दिया। निज मन मुकुरु सुधा, जय ज्वाला मां, जय ज्वाला मां। वो खुद भगवान शिव और मां वैष्णो देवी के परम भक्त थे। उन्होंने भजन बनाए, आरतियां बनाई, मंत्र रिकॉर्ड किए, तीर्थ यात्रा की वीडियो कैसेट बनाई
और इन सब को उसी सस्ती कीमत पर देश के कोने कोने में पहुंचाया। जहां मां का भजन पहले सिर्फ बड़े मंदिरों में सुनाई देता था, वो अब हर घर की रसोई में बजने लगा। हर गांव की चौपाल पर यह गाना गूंजने लगा। गुलशन कुमार कैसेट किंग के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था, और वो धमाका हुआ 1990 में, जब महेश भट्ट की फिल्म आस्की आई, जिसका पूरा म्यूजिक टी सीरीज ने दिया था। और उस फिल्म के गाने मैं दुनिया भुला दूंगा, तू मेरी जिंदगी है, बस एक सनम चाहिए आशिक। लोगों की जुबान पर इस कदर से चढ़ गए कि कैसेट की बिक्री जो है वो 1 करोड़ के पास हो गई। और इस फिल्म के गाने बनाने वाले नदीम सैफी और सरवन राठौर, जो इस फिल्म के बाद रातों रात बॉलीवुड के सबसे बड़े म्यूजिशियन बने। और कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम जैसे नए गायक जो इस फिल्म के बाद सुपरस्टार बन गए थे। 1993 तक टी सीरीज ने भारत के पूरे 65% म्यूजिक मार्केट पर अकेले कब्जा कर लिया। उस साल गुलशन कुमार पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले इंसान बने। एक जूस की दुकान से यहां तक का सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। लेकिन गुलशन कुमार की असली ताकत सिर्फ पैसा नहीं थी। उन्होंने वो काम किया जो उस दौर में कोई नहीं करता था। उन्होंने उन कलाकारों को मौका दिया जिन्हें किसी ने नहीं दिया था, क्योंकि उस दौर में बॉलीवुड में एक कार्टेल था जो तय करता था कि कौन गाएगा, कौन बजाएगा, कौन आगे बढ़ेगा। लता मंगेशकर और आशा भोसले के बिना कोई फिल्म नहीं बन सकती थी। ये एक बंद क्लब की तरह था, जिसका दरवाजा गुलशन कुमार ने तोड़ा और सोनू निगम, कुमार सानू, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल जैसे नए चेहरों को आगे बढ़ाया। लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि जब कोई पुराना खेल तोड़ता है तो दुश्मन भी बना लेता है। और गुलशन कुमार के दुश्मन बहुत खतरनाक जगहों पर बैठे थे, क्योंकि 1990 का दशक वो था जब मुंबई 2 दुनियाओं में बट रहा था। ऊपर की दुनिया में चकाचौंध थी और नीचे की दुनिया में दाऊद इब्राहिम का खौफ। 1993 के बम धमाकों के बाद दाऊद और उसके गैंग के लोग दुबई भाग गए थे, लेकिन मुंबई में उनका नेटवर्क अभी भी जिंदा था और अब उनकी नजर बॉलीवुड पर थी, जहां से खूब पैसा बनाया जा सकता था। इन सब के बीच जून 1994 में फिल्म प्रोड्यूसर जावेद रियाज सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, और ये मैसेज की तरह था कि बॉलीवुड अब हमारी जागीर है। उसी साल गुलशन कुमार के पास एक फोन आया। फोन करने वाला आदमी था अबू सलीम, जो कि दाऊद का आदमी था। यूपी के आजमगढ़ से आया एक ऐसा दरिंदा जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह लाशों पर चलकर बनाई। लेखक एस हुसैन जैदी अपनी किताब में माय नेम इज अबू सलीम में बताते हैं कि आदमी अपने शिकार को मारने के 13 दिन के बाद उसके घर पर फोन करता था, और जब मरे हुए आदमी की पत्नी रोती थी तो वो जोर जोर से हंसता था, जैसे उसको बहुत मजा आ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस मानसिकता का इंसान था अबू सलीम। उसने गुलशन कुमार से हर महीने 5 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी मांगी और कहा कि तुम मंदिर में लाखों चढ़ाते हो तो थोड़े हमें भी चढ़ा दो। और ऐसा कहते ही शुरुआत में गुलशन ने पैसे दे दिए, लेकिन धीरे धीरे मांग बढ़ती चली गई, तो लास्ट में थक हार कर उन्होंने देने से मना कर दिया। और ये बात सलीम के ईगो पर सीधे चोट थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका। और इसी बीच 1996 में नदीम सैफी के साथ एक ऐसी बात हुई जिसने इस आग में घी का काम किया। नदीम सैफी हाय अजनबी नाम से अपनी खुद की पॉप एल्बम बनाई, क्योंकि वो खुद म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बल्कि गायक बनना चाहते थे। उन्होंने टी सीरीज से राइट्स खरीदने की गुजारिश की, लेकिन गुलशन कुमार ने साफ मना कर दिया और कहा कि नदीम अच्छे म्यूजिशियन है लेकिन गायक नहीं है। पर बाद में दबाव में आकर उन्होंने एल्बम के राइट्स खरीद लिए और 20 लाख रुपए प्रमोशन पर भी खर्च किए, वीडियो भी बनवाई। लेकिन मार्च 1997 में जब हाय अजनबी रिलीज हुई तो वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। पर नदीम को लगा कि ये गुलशन कुमार की साजिश है। उन्होंने जानबूझकर एल्बम का प्रमोशन ठीक ढंग से नहीं किया ताकि वो डूब जाए। इस वजह से नदीम की नफरत अब गुस्से में बदल गई। उन्होंने गुलशन कुमार को देख लेने की धमकी दी, जिससे फिर गुलशन ने उन्हें 2 फिल्मों से हटा दिया और जिन फिल्मों का म्यूजिक नदीम श्रवण ने दिया था उनके राइट्स खरीदने से मना कर दिया। ये नफरत की वो आग थी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी, और इसी आग को अबू सलीम ने एक मौके की तरह देखा। जून 1997 में दुबई में एक सीक्रेट म्यूजिक नाइट हुई, जिसे दाऊद गैंग के ड्रग ट्रैफिकर विकी गोस्वामी ने आयोजित किया था। उसमें बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल थे, लेकिन उस पार्टी से ज्यादा अहम था दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम के दफ्तर में हुई वो बैठक, जहां अबू सलीम, नदीम सैफी और अनीस ने मिलकर एक फैसला लिया, और वो फैसला था गुलशन कुमार को खत्म करना। शूटर के लिए अबू सलीम ने एक नाम चुना था, वो था अब्दुल रऊफ मर्चेंट।
एक ऐसा लड़का जिसकी माँ फातिमा मर्चेंट ने खुद अपने बेटे को इस अंधेरी दुनिया में धकेला था। पुणे के एक छोटे से गांव से आई फातिमा ने एक टेम्पो ड्राइवर से शादी के लिए अपना धर्म बदला। पति की हत्या के बाद गरीबी में उसने अपने बेटे को दाऊद के नेटवर्क से जोड़ दिया और राव पहले ही एक किडनैपिंग कामयाबी से कर चुका था, इसीलिए अबू सलीम को उस पर भरोसा था। मई 1997 में दुबई में अनीस के दफ्तर में जब राव पहुंचा तो नदीम सैफी और अबू सलीम वहां पहले से बैठे थे। अबू सलीम ने राव से कहा कि नदीम को परेशान करने वाला गुल्लू यानी कि गुलशन कुमार को खत्म करना है और ये काम तुझे सौंपा गया है। राउफ को 2500 दिरहम दिए गए, मुंबई भेज दिया गया, एक मारुति 800 दी गई, हथियार दिया गया और फिर शुरू हुई 1 महीने से ज्यादा की रैकी, जिसमें हर सुबह वो अंधेरी वेस्ट के उस मंदिर के पास जाता था जहां गुलशन कुमार किस वक्त आते हैं वो नोट करता था, कार का रंग नोट करता था, बॉडीगार्ड की पोजीशन देखता था। पर उन्हें पता चला कि गुलशन के साथ एक बॉडीगार्ड होता है जिसके पास कार्बाइन गन है। इस बॉडीगार्ड की वजह से वो हमला नहीं कर पा रहे थे और इंतजार करते रहे। सबसे दर्दनाक सच ये है कि इस पूरी साजिश को रोका जा सकता था, क्योंकि 22 अप्रैल 1997 को ही पुलिस ऑफिसर राकेश मारिया को एक मुखबिर ने फोन करके बताया था कि सर गुलशन कुमार का विकेट गिरने वाला है और अबू सलीम के शूटर तैयार है। मारिया ने फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट को फोन किया। भट्ट ने गुलशन कुमार को चिताया, लेकिन गुलशन कुमार नहीं माने, क्योंकि उनके पास पहले से ही यूपी सरकार की सुरक्षा थी और वो अंडरवर्ल्ड से सीधे सीधे नहीं भिड़ना चाहते थे। 5 अगस्त को अबू सलीम का फोन आया जिसमें उसने गालियां दी और पैसे मांगे। 8 अगस्त को फिर फोन आया जिसमें उसने नदीम सैफी का नाम लिया और कहा कि तुमने नदीम की एल्बम को प्रमोट क्यों नहीं किया। गुलशन ने कहा कि मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, आप अपना धर्म निभाइए। तब अबू सलीम ने कहा कि ठीक है, अब अपने अंजाम की तैयारी करो और फोन रख दिया। भाई कृष्ण कुमार चिल्लाते रहे कि पुलिस को बताओ, लेकिन गुलशन नहीं माने और 3 दिन के बाद वही अंजाम खुद उनके पास चल कर आया। 12 अगस्त की उस सुबह जब आदिल ने रऊफ को बताया कि आज कोई बॉडीगार्ड नहीं है, तो रऊफ ने अबू सलीम को फोन किया और सलीम ने कहा कि उसे मार डालो और फोन ऑन रखना, मुझे गुलशन की चीखें सुननी। हत्या के बाद रऊफ कोलकाता भागा, फिर बांग्लादेश, फिर दुबई। गुलशन कुमार की मौत ने पूरे देश को हिला दिया। मुंबई की सड़कों पर प्रोटेस्ट हुए। 1 हफ्ते बाद बिल्डर नटवर लाल देसाई की भी हत्या हो गई। महाराष्ट्र सरकार पर भारी दबाव आया, पुलिस कमिश्नर बदल दिए गए और 1 सितंबर 1997 को नए पुलिस कमिश्नर मेंडोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बड़ा खुलासा किया कि गुलशन कुमार की हत्या की सुपारी नदीम सैफी ने दी थी। पूरा देश सन्न रह गया। जिसे गुलशन ने ही सुपरस्टार बनाया था, उसी ने उसकी जान ले ली। नवंबर 1997 में 400 पन्ने की चार्जशीट दाखिल हुई जिसमें 26 लोगों को आरोपी बनाया गया। टिप्स म्यूजिक के मालिक रमेश तौरानी पर भी आरोप लगा कि उन्होंने नदीम के साथ मिलकर 25 लाख रुपए में गुलशन कुमार की हत्या की सुपारी दी थी। लेकिन इंसाफ का सफर थोड़ा लंबा और क्रूर होता है। नदीम सैफी हत्या से पहले ही लंदन जा चुके थे और वहीं रहे। भारत ने एक्सट्रेडिशन की मांग की। साल 2000 में लंदन में उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन 2001 में यूके हाईकोर्ट ने एक्सट्रेडिशन की मांग को खारिज कर दी और कहा कि भारत के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। एक तरफा गवाही के आधार पर किसी को भेजकर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। नदीम सैफी आज भी लंदन में है, भारत में फरार घोषित है। रमेश तौरानी के खिलाफ सबूत कमजोर थे, पुलिस ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं करवाई, कॉल रिकॉर्ड्स अधूरे थे और मुख्य गवाह के ट्रायल से पहले ही मौत हो चुकी थी। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि सबूत पर्याप्त नहीं है और रमेश तौरानी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अबू सलीम 2002 में पुर्तगाल में पकड़ा गया, लेकिन भारत उसे इस शर्त पर लाया गया कि गुलशन कुमार का केस नहीं चलेगा और सिर्फ 1993 के बम धमाकों के मामले में मुकदमा चलेगा। 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जाएगी और मौत की सजा तो बिल्कुल नहीं होगी। इन शर्तों को मानकर नवंबर 2005 में अबू सलीम को भारत लाया गया। वो आज 1993 के बम धमाकों के लिए मुंबई की आर्थर रोड जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और अंत है जिसे कोई गोली नहीं बदल सकती, कोई कोर्ट नहीं बदल पाया। वो लड़का जो दिल्ली के जूस की दुकान पर बैठता था, जिसने कैसेट 8 रुपए में बेचकर करोड़ों लोगों तक संगीत पहुंचाया, जिसने सोनू निगम, कुमार सानू जैसे सितारों को बनाया, जिसने मंदिर बनवाए, भंडारे करवाए, गरीबों को खिलाया, वैष्णो देवी मंदिर पर हर दिन 1 लाख का प्रसाद चढ़ाया, उसका नाम आज भी जिंदा है, क्योंकि टी सीरीज आज दुनिया के सबसे बड़ी म्यूजिक चैनल है। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है। भारत का संगीत आज दुनिया के हर कोनों में बसता है और उस संगीत की नींव में उस एक इंसान का पसीना और खून दोनों है।
जो लोग किसी दूसरी म्यूजिक कंपनी का नाम नहीं जानते, वो आज भी गुलशन कुमार को जानते हैं। उनके भजन आज भी हर मंदिर में बजते हैं। उनकी आवाज आज भी हर सुबह किसी के घर में गूंजती है। हत्यारे चले गए, सुपारी देने वाला भाग गया, कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन गुलशन कुमार अमर हो गए। अब ये कहानी यहीं तक। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरंग दुनिया को। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।